कल्टिवेशन नॉवेल्स में अगर कोई स्टोरी स्लो ग्राइंड से स्टार्ट होके ऑब्सेशन, मैडनेस और कोल्ड ब्लडेड रिजॉल्व तक जाती है तो रेनेगेड इमॉर्टल उनमें टॉप टियर है। ये कोई पावर फैंटेसी नहीं है जहां एमसी लकी होता है। ये एक नॉर्मल लड़के की कहानी है जो बार बार टूटता है, गिरता है और फिर खुद को फोर्सफुली रीराइट करता है। और हाँ, एक बात क्लियर कर देता हूँ, रेनेगेड इमॉर्टल का डोंगहुआ भी है, लेकिन ऑनेस्टली वो काफ़ी बेकार है। डोंगहुआ में स्टोरी का 50% भी प्रॉपर्ली एग्जिस्ट नहीं करता। इमोशंस कट, कैरेक्टर डेवलपमेंट रश्ड और जो चीज़ नॉवल को लेजेंडरी बनाती है वो सब मिसिंग है। इसलिए अगर तुम एक्चुअल रेनेगेड इमॉर्टल एक्सपीरियंस चाहते हो तो नॉवल ही सही रास्ता है। आज के इस पार्ट 1 में हम कवर करेंगे चैप्टर 1 से 7, जहां से वैंग लिन की ट्रेजेडी और ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन पड़ती है। टिएझू गांव की एक छोटी सड़क के किनारे बैठा शून्य भाव से नीले आसमान को देख रहा था। टिएझू उसका असली नाम नहीं था, बल्कि एक निकनेम था। बचपन में उसके खराब स्वास्थ्य के कारण उसके पिता डरे हुए थे कि वो जीवित नहीं बचेगा, इसलिए परंपरा के अनुसार उसे ये निकनेम दिया गया था। उसका असली नाम वांग लिन था। वांग परिवार उस क्षेत्र में एक बड़ा नाम माना जाता था, जो बढ़इयों का परिवार था। वांग परिवार इलाके में काफी प्रसिद्ध था और उनके पास लकड़ी के उत्पादों को बेचने वाली कई शॉप्स थीं। टिएझू के पिता परिवार के दूसरे बेटे थे। उनका जन्म एक कॉन्क्यूबाइन से हुआ था, इसीलिए वे पारिवारिक व्यवसाय को नहीं संभाल सके। इसलिए उन्होंने शादी के बाद घर छोड़ दिया और इस गांव में बस गए। हालांकि उनके पिता के एक कुशल बढ़ई होने के कारण टिएझू का परिवार काफी समृद्ध था और उन्हें भोजन या कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। गांव के भीतर उनका बहुत सम्मान था। टिएझू बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। उसे पुस्तकें पढ़ना और विषयों पर गहराई से विचार करना बहुत पसंद था। गांव के लगभग सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि वो एक प्रोडिजी था। हर बार जब उसके पिता किसी को टिएझू की प्रशंसा करते सुनते तो उनके चेहरे की झुर्रियां मिट जातीं और उनके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ जाती। उसकी माँ उसकी बहुत परवाह करती थी। कोई कह सकता है कि वो अपने माता पिता के प्यार में पला बढ़ा था। वो जानता था कि उसके माता पिता को उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थीं। उसकी उम्र के अन्य बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि वो घर पर बैठकर पढ़ता था। जितना अधिक उसने पढ़ा, उतना ही अधिक उसने सोचा। वो गांव के बाहर की आउटसाइड वर्ल्ड के लिए तरसता था। टिएझू ने अपना सिर उठाया और सड़क के अंत की ओर देखा। एक आह भरने के बाद उसने अपनी किताब बंद की, उठा और घर की ओर चल दिया। उसके पिता आंगन में बैठे थे। पाइप पकड़े हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और पूछा, टिएझू, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जैसे ही टिएझू दरवाजे से अंदर आया, टिएझू वहां से गुजरते हुए कुछ शब्द बुदबुदाया। उसके पिता ने अपने पाइप से राख झाड़ी, खड़े हुए और कहा, टिएझू, तुम्हें ठीक से पढ़ाई करनी होगी। अगले साल डिस्ट्रिक्ट एग्जाम है। तुम्हारा भविष्य होगा या नहीं, ये सब इसी एग्जाम पर निर्भर करेगा। मेरी तरह मत बनो जो अपनी पूरी जिंदगी एक गांव में बिता देगा। बस करो, तुम हर दिन इसकी शिकायत करते हो। अगर तुम मुझसे पूछो तो हमारा टिएझू निश्चित रूप से एग्जाम पास कर लेगा। टिएझू की माँ ने कुछ खाना लाकर मेज पर रख दिया। उन्होंने उन दोनों को आकर खाने का इशारा किया। टिएझू ने एक आवाज के साथ उत्तर दिया। फिर वो बैठ गया और लापरवाही से कुछ निवाले खाए। उसकी माँ ने उसे प्यार से देखा और मांस के जो कुछ टुकड़े थे उसे दे दिए। डैड, क्या फोर्थ अंकल बस आने ही वाले हैं? टिएझू ने अपना सिर उठाते हुए पूछा। समय का हिसाब लगाते हुए उन्हें अगले कुछ दिनों के भीतर यहाँ होना चाहिए। तुम्हारे फोर्थ अंकल तुम्हारे पिता से अधिक सफल हैं। हे टिएझू की माँ, क्या फोर्थ अंकल के लिए तैयार किए गए खास व्यंजन पैक कर लिए गए हैं? जैसे ही टिएझू के फोर्थ अंकल का जिक्र किया, उनके चेहरे पर दुख का एक हल्का भाव आ गया। उसकी माँ ने सिर हिलाया और भावुक होकर कहा, टिएझू, तुम्हारे फोर्थ अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये उन्हीं की बदौलत था कि तुम्हारे पिता की लकड़ी की नक्काशी अच्छी कीमत पर रही है। यदि तुम सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हो तो अपने फोर्थ अंकल का उपकार चुकाना मत भूलना। जैसे ही टिएझू की माँ बात कर रही थी, दरवाजे के बाहर एक घोड़े की आवाज़ सुनाई दी। घोड़े से खींचे जाने वाली गाड़ी के बाद एक जोरदार हंसी सुनी जा सकती थी। दूसरे भाई, दरवाज़ा खोलो। टिएझू हैरान रह गया। वो तुरंत मुख्य गेट खोलने के लिए भागा। उसने बाहर एक मजबूत मध्यम वर्गीय व्यक्ति को चमकती आंखों के साथ खड़े देखा। जब उसने टिएझू को देखा तो वो हंसा और उसने टिएझू का सिर सहलाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, टिएझू, मैंने तुम्हें सिर्फ आधे साल से नहीं देखा है और तुम फिर से लंबे हो गए हो। टिएझू का माता पिता तुरंत खड़े हो गए। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, फोर्थ भाई, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे आने का समय हो गया है। जल्दी अंदर आओ। टिएझू, तुमने अभी तक अपने फोर्थ अंकल के लिए कुर्सी क्यों नहीं ली? टिएझू खुशी से राजी हो गया। वो जल्दी से घर के अंदर गया, कुर्सी निकाली और उसे खाने की टेबल के बगल में रख दिया। उसने अपनी आस्तीन से उसे सावधानी से पोंछा और उम्मीद भरी नजरों से उस मध्यम वर्गीय व्यक्ति की ओर देखने लगा।
उस व्यक्ति ने उसकी ओर आंख मारी और मजाक में कहा, टीएझू तुम कब से इतने डिलीजेंट हो गए हो? मुझे याद है पिछली बार जब मैं यहाँ था तब तुम ऐसे नहीं थे। टीएझू के पिता ने टीएझू पर एक नज़र डाली और कहा, ये लिटिल रास्कल बस यही पूछ रहा था कि तुम कब आओगे। उस व्यक्ति ने टीएझू को शर्माते हुए देखा और हंसते हुए कहा, टीएझू तुम्हारे फोर्थ अंकल अपना तुमसे किया वादा नहीं भूले हैं। बोलने के बाद उन्होंने 2 किताबें निकाली और उन्हें टेबल पर रख दिया। टीएझू उत्साह से झूम उठा, फिर किताबों के पन्ने पलटने लगा। वो अपने उत्साह को मुश्किल से रोक पा रहा था। टीएझू की मां ने प्यार से अपने बेटे पर नजर डाली और उस व्यक्ति से कहा, फोर्थ भाई, तुम्हारे बड़े भाई हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, तुम्हें इस बार कुछ और दिनों के लिए रुकना चाहिए। उस मध्यम वर्गीय व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, सेकंड सिस्टर इन लॉ, इन दिनों परिवार में कई मामलों को देखना है, मुझे कल सुबह जल्दी घर निकलना होगा। इस व्यस्त समय के बाद मैं वापस आऊंगा और आप लोगों से मिलूंगा। उन्होंने अपने सेकंड भाई की ओर खेद भरी नजर से देखा। टीएझू के पिता ने आह भरते हुए कहा, मेरी पत्नी की बात मत सुनो, कल सामान ठीक से पैक कर लेना, परिवार के मामले अधिक महत्वपूर्ण हैं, हम अगली बार मिल सकते हैं। उस व्यक्ति ने टीएझू के पिता की ओर देखा और पूछा, सेकंड भाई, टीएझू 15 साल का है ना? टीएझू के पिता ने सिर हिलाया और कहा, इस साल के बाद ये लिटिल रास्कल 16 का होने वाला है। पलक झपकते ही 10 से ज्यादा साल बीत गए। उन्होंने अपने बेटे को दुलार से देखा। उस व्यक्ति ने कुछ देर विचार किया और गंभीर स्वर में कहा, सेकंड भाई, सेकंड सिस्टर इन लॉ, मुझे आपको कुछ बताना है। हैंगवेज सख्त शिष्यों को ले रहा है। इस साल परिवार के पास 3 रिकमेंडेशन स्लॉट्स हैं और मुझे उनमें से एक मिला है। टीएझू के पिता स्तब्ध रह गए और पीले चेहरे के साथ कहा, हैंगवेज सख्त? वही हैंगवेज सख्त जिसमें इमॉर्टल्स हैं। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, सेकंड भाई, ये वही इमॉर्टल सख्त है। हमारा परिवार अभी भी क्षेत्र में एक प्रमुख परिवार माना जाता है और इसके पास संभावित शिष्यों को सिफारिश करने की योग्यता है। तुम मेरे लड़के को जानते हो, वो वास्तव में पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो तलवारों और चाकुओं के साथ अच्छा है। मुझे संदेह है कि इमॉर्टल सख्त मेरे बेटे को लेगा। ये स्पॉट रियली कीमती है। मैं जानता हूं कि टीएझू बचपन से ही बहुत स्मार्ट था और उसे हमेशा पढ़ना पसंद था। उसके पास एक मौका हो सकता है। टीएझू की मां बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, फोर्थ भाई, ये उस व्यक्ति ने टीएझू का सिर सहलाया और कहा, सेकंड भाई, सेकंड सिस्टर इन लॉ, इस मामले को तय होने दो, टीएझू को प्रयास करने दो। यदि वो वास्तव में स्वीकार कर लिया जाता है तो ये उसका भाग्य है। टीएझू ने भ्रमित होकर अपने माता पिता और अपने फोर्थ अंकल की ओर देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। इमॉर्टल्स क्या होते हैं? टीएझू ने धीरे से और हिचकिचाते हुए पूछा। उस व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया। टीएझू की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, टीएझू, इमॉर्टल्स वो हैं जो आसमान में उड़ सकते हैं। वो बस कुछ ऐसी चीज है जिसे हम मॉर्टल्स नहीं समझ सकते। टाइचू भ्रमित था लेकिन इमॉर्टल्स के प्रति जिज्ञासु हो गया। टाइचू के पिता उत्साह से खड़े हो गए। टाइचू की मां को खींचा और उस व्यक्ति को झुककर प्रणाम करने ही वाले थे। उस व्यक्ति ने जल्दी से उन्हें ऊपर उठाया और ईमानदारी से कहा, सेकंड ब्रदर, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी मां की मृत्यु जल्दी हो गई थी। यदि सेकंड ब्रदर की मां ने मेरी देखभाल नहीं की होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। टाइचू मेरा भतीजा है और ये कम से कम मैं कर सकता हूँ। टाइचू के पिता रोने लगे। उन्होंने उस व्यक्ति की पीठ को जोर से थपथपाया, अपना सिर हिलाया और टाइचू से कड़ाई से कहा, याद रखना वांगलिन, तुम्हारे फोर्थ अंकल ने हमारे लिए जो किया है उसे कभी मत भूलना, वरना मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। टाइचू का दिल कांप भा। हालांकि वो इमॉर्टल्स के प्रति अनभिज्ञ था, वो अपने माता पिता के भावों से बता सकता था कि वे इस मामले को बहुत महत्व देते थे। वो अपने फोर्थ अंकल के सामने घुटनों के बल बैठ गया और कुछ बार प्रणाम किया। उस व्यक्ति ने टाइचू को ऊपर उठाया और उसकी प्रशंसा की। अच्छा बच्चा, तुम तैयार हो जाओ और मैं महीने के अंत में तुम्हें लेने आऊंगा। उस रात टाइचू जल्दी सो गया। वो अभी भी अपने पिता और फोर्थ अंकल की आवाज़ें सुन सकता था। पिता बहुत खुश थे। भले ही वे शायद ही कभी शराब पीते थे, लेकिन आज उन्हें फोर्थ अंकल के साथ कुछ कप पीने ही पड़े। इमॉर्टल्स, वे क्या थे? टाइचू का दिल बहुत उत्साहित था। वो अपने दिल में जानता था कि ये एक अवसर था, बाहरी दुनिया को देखने का अवसर। फोर्थ अंकल अगली सुबह जल्दी चले गए। टाइचू और उसके माता पिता ने उन्हें गांव के प्रवेश द्वार पर विदा किया। वापस जाते समय उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके पिता काफी छोटे यानी जवान लग रहे थे। उनकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। उनकी आंखों में अपेक्षाएं उस समय से कहीं अधिक थीं जब वे चाहते थे कि टाइचू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम पास करे। गांव में कोई रहस्य नहीं था, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि एक कुत्ते ने कितने बच्चों को जन्म दिया। गांव में हर किसी को खबर सुन लेता था। जल्द ही गांव के सभी लोगों ने टाइचू की मां से खबर सुनी और सभी पड़ोसी मिलने आए। टाइचू के प्रति सभी की निगाहें पहले से अलग थीं, कुछ ईर्ष्या से भरे थे और कुछ जलन से। वोंग परिवार ने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। उसे हैंगवेट सेक्ट्स के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। मैंने इस बच्चे को टाइचू को बड़े होते देखा है। वो बचपन से ही बहुत स्मार्ट था। अब वो हैंगवेट सेक्ट का शिष्य है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। टाइचू, तुम्हारे पास बड़ी प्रतिभा है।
जब तुम भविष्य में सफल हो जाओ तो वापस आकर मिलना मत भूलना। ये बातें टाइचू के कानों में गूंजती रहीं, जैसे कि वो पहले से ही हैंग वेट सेक्ट का शिष्य हो। हर बार जब उसके माता पिता इसे सुनते, वे मुस्कुराना बंद नहीं कर पाते थे। उनके चेहरे की झुर्रियां काफ़ी कम हो गई थीं। जब भी टाइचू गांव में अकेला चलता तो सभी ग्रामीण बड़े उत्साह से उससे इसके और उसके बारे में पूछते। ऐसे लोग भी थे जो अपने बच्चों को टाइचू को एक उदाहरण के रूप में मानने के लिए कहते थे। आधा महीना जल्दी बीत गया। टाइचू के हैंगवेट सेक्ट का शिष्य बनने की खबर तेजी से फैल गई थी। आसपास के सभी ग्रामीण टाइचू को देखने आए थे। जो भी आया उपहार लाया। टाइचू के माता पिता उन्हें मना नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वे गए, टाइचू के माता पिता ने वापसी उपहारों की योजना बनाई। टाइचू के पिता के अनुसार, हमारा बेटा भविष्य में एक इमॉर्टल होगा, इसलिए वो कोई उपकार नहीं रख सकता। हम सभी आगंतुकों के लिए वापसी उपहार तैयार करेंगे। जल्द ही वोंग परिवार को पता चला कि टाइचू के फोर्थ अंकल ने अपने बेटे का स्पॉट टाइचू को दे दिया था। एक के बाद एक वे उसे बधाई देने के लिए आए। टाइचू के पिता ने आने वाले रिश्तेदारों को बहुत महत्व दिया, क्योंकि उनमें से कई लोग अतीत में उन्हें नीचा दिखाते थे और उन्हें वर्षों पहले परिवार से बाहर निकाल दिया था। अब जब वे सभी उनसे मिलने आ रहे थे तो उन्हें लगा कि उनके वर्षों के दुख तुरंत मिट गए हैं। उन्होंने और टाइचू की मां ने थोड़ा विचार विमर्श किया और सभी का उचित मनोरंजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के शिक्षक को नियुक्त करने के लिए एक बड़ी रकम खर्च की, जो रिश्तेदारों को भेजने के लिए निमंत्रण लिखें। गांव का शिक्षक पैसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि टाइचू ये स्वीकार करे कि वो उसकी देखरेख में पढ़ते हुए बड़ा हुआ है। टाइचू को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये सच था। वोंग परिवार के अधिकांश लोगों को निमंत्रण भेजने के बाद इतने लोग थे कि टाइचू के पिता को पार्टी का स्थान गांव के चौक में बदलना पड़ा और एक दावत का आयोजन करना पड़ा। ग्रामीणों ने मेहमानों का मनोरंजन करने में मदद की। जब वे एक दूसरे से बात करते तो वे टाइचू की अनंत प्रशंसा करते। टाइचू के पिता अपनी पत्नी और बेटे को मेहमानों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने के लिए गांव के प्रवेश द्वार पर ले आए और टाइचू को प्रत्येक रिश्तेदार से मिलवाया। ये तुम्हारे तीसरे दादा हैं। जब पिता ने परिवार छोड़ा तो तुम्हारे तीसरे दादा ने चुपके से बहुत मदद की। टाइचू, तुम्हें इनकी दयालुता का बदला चुकाना याद रखना होगा। टाइचू के पिता ने एक सफेद बाल वाले बूढ़े आदमी की मदद करते हुए कहा। टाइचू ने जल्दी से सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने टाइचू की ओर देखा और कहा, सेकंड ब्रदर, समय कितनी जल्दी बीत जाता है। तुम्हारा बेटा पहले से ही इतना बड़ा हो गया है। उसका भविष्य पहले से ही तुम्हारे भविष्य से उज्जवल है। टाइचू के पिता का चेहरा चमक उठा। वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, थर्ड दादा, टाइचू बचपन से ही स्मार्ट था। वो मुझसे बेहतर होने ही वाला था। अपना समय ले। पत्नी, थर्ड दादा का सहारा बनने में मदद करो। टाइचू की मां ने जल्दी से बूढ़े आदमी को दावत की ओर चलने में मदद की। बूढ़े आदमी को जाते देख टाइचू के पिता ने एक ठंडी सांस ली और टाइचू से कहा, उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे पिता को नीचा दिखाया और मुझे दूर जाने के लिए मजबूर किया। अब जबकि तुम्हारा भविष्य अच्छा है तो वो मुझे बधाई देने आया है। वो बस उसी तरह का रिश्तेदार है। टाइचू ने अनजान बनते हुए सिर हिलाया और पूछा, क्या फोर्थ अंकल आ रहे हैं? टाइचू के पिता ने सिर हिलाया। तुम्हारे फोर्थ अंकल ने एक पत्र भेजा है। वे महीने के अंत तक वापस नहीं आ पाएंगे। उसी समय गांव के प्रवेश द्वार पर एक और गाड़ी पहुंची। 50 वर्ष से अधिक उम्र का एक व्यक्ति बाहर आया। उसने टाइचू के पिता की ओर देखा और कहा, सेकंड ब्रदर, बधाई हो। टाइचू के पिता का चेहरा जटिल हो गया। उन्होंने कहा, बिग ब्रदर। उस बूढ़े आदमी की आंखों ने चारों ओर देखा और टाइचू को देखा। वो मुस्कुराया। सेकंड ब्रदर, तो ये तुम्हारा बेटा है। बुरा नहीं है, शायद वो वास्तव में चुन लिया जाए। टाइचू के पिता ने भौएं सिकोड़ी, अंगड़ाई ली और कहा, टाइचू में भले ही अधिक योग्यता ना हो, लेकिन वो स्मार्ट है और किताबें पढ़ना पसंद करता है। वो निश्चित रूप से चुना जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि सच हो। जब इमॉर्टल सेक्ट्स शिष्यों की तलाश करते हैं तो बहुत सख्त आवश्यकताएं होती हैं। मैं देख रहा हूं कि ये बच्चा बहुत मूर्ख है। जाना उसके लिए समय की बर्बादी होगी। गाड़ी से एक अहंकारी आवाज आई। फिर एक 16-17 साल का लड़का बाहर निकला। युवा लड़का बहुत सुंदर लग रहा था। उसकी भौएं सिमिटार्स जैसी थीं, चेहरा गुआन जैसा और आंखें तिरस्कार से भरी थीं। टाइचू के पिता ने उसे घूर कर देखा और वांग लिन ने उसे एक गहरी नजर दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग बदल गया और वो चिल्लाया, वांग जो, तुम इतने असिस्ट कैसे हो सकते हो? ये तुम्हारे सेकंड अंकल और तुम्हारा छोटा भाई वांग लिन है। तुमने उनका अभिवादन क्यों नहीं किया? वो टाइचू के पिता की ओर मुड़ा और कहा, मेरे बेटे के शब्द कड़वे हैं। सेकंड ब्रदर, उसकी बात का बुरा मत मानना। लेकिन बात करते करते वो अचानक मुड़ा और बोला, लेकिन सेकंड ब्रदर, इन इमॉर्टल्स के लिए किसी शिष्य को स्वीकार करना कोई साधारण बात नहीं है। ये भाग्य की बात है। इस बार ये इसलिए है क्योंकि हैंगवेट सेक्ट मेरे बेटे में बहुत दिलचस्पी लेता था कि हमारे वोंग परिवार को उसे समेत 3 स्पॉट्स दिए गए थे। टाइचू के पिता ने तुनक कर कहा, यदि तुम्हारा बेटा ऐसा कर सकता है तो मेरा बेटा निश्चित रूप से चुना जाएगा। युवक हंसा। उसे बूढ़े आदमी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। तिरस्कार के साथ उसने कहा, तो आप सेकंड अंकल हैं।
मेरा सुझाव है कि आप इतने आशावादी ना रहें। कल्टीवेशन का मार्ग बहुत जटिल है और 10,000 में से केवल एक ही इसे सीख सकता है। वो मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जिसे अभी तक आधिकारिक शिष्य नहीं होने के बावजूद एक इमॉर्टल टीचर द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर गर्व का रंग झलका। फिर उसने युवक को डांटा और उसे दावत की ओर ले गया। टाइचू, चिंता मत करो, यदि तुम्हें नहीं भी चुना जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले साल हमेशा डिस्ट्रिक्ट एग्जाम होता है। टाइचू के पिता ने अपने गुस्से को दबाने के बाद ईमानदारी से कहा। वांग लिन ने आत्मविश्वास से फुसफुसाते हुए कहा, डैड चिंता मत करो, मैं चुन लिया जाऊंगा। टाइचू के पिता ने धीरे से अपने बेटे के कंधे को थपथपाया। उनकी आंखें उम्मीद की किरणों से भरी थीं। एक के बाद एक उन्होंने बहुत से रिश्तेदारों का अभिवादन किया। टाइचू के पिता टाइचू को वापस दावत में ले आए। उनके सामने उत्सव मनाते लोगों का भीड़ भाड़ वाला दृश्य था। टाइचू चिल्लाया, मेरे प्रिय रिश्तेदारों, मेरे गांववासियों, मैं वांग तियानशु बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं हूं और कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे बेटे के पास हैंगवेट सेक्ट का शिष्य बनने का मौका है। ये मेरे जीवन का सबसे खुशी का समय है। मैं और नहीं कहूँगा, लेकिन आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उन्होंने अपना प्याला उठाया और उसके भीतर की शराब गटक ली। सेकंड ब्रदर, तुम्हारा बेटा बचपन से ही बहुत स्मार्ट था। वो निश्चित रूप से चुना जाएगा। वांग जो के बेटे की तरह एक इमॉर्टल बनेगा। सेकंड ब्रदर, टाइचू जैसा बेटा होने का मतलब है कि तुमने अपना जीवन व्यर्थ नहीं जिया है। भविष्य में तुम्हें बस अच्छे भाग्य का आनंद लेने के लिए इंतजार करना होगा। टाइचू, तुम्हें अपने पिता का नाम रोशन करना चाहिए। तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, हैंगवेट सेक्ट में प्रवेश करना ही होगा। हर जगह बहुत से उज्जवल दृश्य थे। चारों ओर से उत्सव की आवाजें आ रही थीं। हालांकि वहां वांग जो के पिता जैसे बहुत से लोग थे जो ऊपर से बधाई दे रहे थे, लेकिन अपने दिल में हमेशा टाइचू के पिता और खुद टाइचू को नीचा दिखाते थे। वांग जो ने अपने बेटे की ओर देखा और फिर टाइचू की ओर। उन्हें बहुत असंतोष महसूस हुआ। फोर्थ ब्रदर के कार्य उनकी उम्मीदों से बाहर थे, लेकिन चूंकि इमॉर्टल्स अंधे नहीं थे, इसलिए टाइचू के चुने जाने का कोई रास्ता नहीं था। लोग एक एक करके गुजरते गए। टाइचू के पिता टाइचू को मेज से मेज तक टोस्ट देने के लिए और उसे विभिन्न अज्ञात रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ले गए। आज टाइचू के पिता ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। उन्हें पहले कभी इतना सम्मान नहीं मिला था। दावत बहुत देर तक चली और सब घर की ओर जाने लगे। जाने से पहले और अभी भी तिरस्कार की नजर से वांग जो ने जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, टाइचू से फुसफुसाते हुए कहा, नन्हे मूर्ख, तुम्हें नहीं चुना जाएगा, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। वो अपने पिता के साथ तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाते हुए चला गया। घर लौटने के बाद टाइचू अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने अपने दिल में गुप्त रूप से तय किया कि उसे चाहे कुछ भी हो जाए, चुना ही जाना है। आधा महीना जल्दी बीत गया। आज टाइचू के फोर्थ अंकल एक गाड़ी में पहुंचे। टाइचू के माता पिता ने जल्दी से उनका अंदर स्वागत किया। मध्यम वर्गीय व्यक्ति ने अपना चेहरा धोया और जल्दी में कहा, सेकंड ब्रदर, सेकंड सिस्टर इन लॉ, मैं इस बार लंबे समय तक नहीं रुक सकता। मैं टाइचू को लेकर निकल रहा हूं और हैंगवेट सेक्ट कल सुबह संभावित शिष्यों को लेने पहुंचेगा। टाइचू के पिता स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर दुख की एक रेखा उभरी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, ठीक है टाइचू, अपने फोर्थ अंकल के साथ जाओ। यदि तुम चुन लिए जाते हो तो हैंगवेट सेक्ट में निष्ठापूर्वक अध्ययन करना। हालांकि यदि तुम नहीं चुने जाते हो तो चिंता मत करना और घर वापस आ जाना। टाइचू, जो अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता था, जोर से सिर हिलाया। उसकी मां ने कमरे से एक पार्सल निकाला और प्यार से कहा, टाइचू, अपने फोर्थ अंकल की सुनना और कोई परेशानी खड़ी मत करना। बाहर घर जैसा नहीं है, तुम्हें धैर्य रखना होगा। माँ ने तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े तैयार किए हैं, साथ ही तुम्हारे कुछ पसंदीदा पके हुए शकरकंद भी हैं। माँ तुम्हें याद करेगी। यदि तुम नहीं चुने जाते हो तो बस वापस आ जाना। जैसे ही टाइचू की माँ बात कर रही थी, जैसे जैसे कैरेज सड़क पर तेजी से चल रही थी, वांग लिन का शरीर उबड़ खाबड़ जमीन की वजह से उछल रहा था। उसकी गोद में वो पैकेज था जिसमें उसके माता पिता की सारी उम्मीदें बची थीं। वो उस गांव को छोड़ रहा था जहां वो 15 साल से रह रहा था। ये सफर छोटा नहीं होने वाला था। वांग लिन लेट गया और कैरेज में ही सो गया। पता नहीं कितना वक्त बीत गया जब उसे धीरे से जगाया गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और ऊपर फोर्थ अंकल को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे, और पूछा, टिएजू, पहली बार घर छोड़ने पर तुम्हें कैसा लग रहा है? वांग लिन ने देखा कि कैरेज रुक गई है और वो मुस्कुराया। कहने को ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे इमॉर्टल्स चुनेंगे या नहीं। फोर्थ अंकल हंसे और टिएजू का कंधा थपथपाते हुए बोले, ठीक है, ज्यादा मत सोचो, ये चाचा का घर है। तुम पहले आराम करो, फिर कल सुबह मैं तुम्हें फैमिली के पास ले जाऊंगा। जब वो कैरेज से नीचे उतरा तो वांग लिन एक खपरेल वाली छत वाले घर के सामने था। फिर वो फोर्थ अंकल के पीछे एक कमरे में गया। वांग लिन बिस्तर पर बैठ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके माता पिता, गांव और रिश्तेदारों की कही बातें उसके दिमाग में आने लगी। उसने अपने दिल में एक आह भरी। एक इमॉर्टल का डिसाइपल बनने का ख्याल उसके दिमाग में और भी भारी होने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया।
थोड़ी देर बाद सूरज धीरे धीरे निकल आया। वैंग लिन पूरी रात ज्यादा सो नहीं पाया था, लेकिन फिर भी वो एनर्जी से भरा हुआ था। थोड़े से डर के साथ वो फोर्थ अंकल के पीछे वैंग फैमिली के मेन हाउस की तरफ चल दिया। ये पहली बार था जब वैंग लिन ने इतना बड़ा घर देखा था, जिसे देखकर वो दंग रह गया। चलते चलते फोर्थ अंकल बोले, टीएजू, तुम्हें अपने पिता का नाम रोशन करना है, रिश्तेदारों को अपना मजाक उड़ाने का मौका मत देना। वैंग लिन का दिमाग और भी परेशान हो गया। उसने अपने होंठ चबाए और सिर हिला दिया। जल्द ही फोर्थ अंकल उसे कोर्टयार्ड के बीच में ले आए। टीएजू के पिता के बड़े भाई वहां खड़े थे। जब उन्होंने टीएजू को देखा तो उन्होंने सिर हिलाया और कहा, टीएजू, जब इमॉर्टल आए तो घबराना मत, बस अपने बड़े भाई वैंग जुओ के पीछे रहना, जो वो करे वही तुम करना। उन आखिरी कुछ शब्दों को बोलते समय बूढ़े आदमी की आवाज बहुत सख्त थी। वैंग लिन चुप रहा। उसने चारों तरफ देखा और गौर किया कि वैंग जुओ के पास एक और जवान लड़का खड़ा था। उस लड़के का रंग थोड़ा सा सांवला था, उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में समझदारी दिख रही थी। उसकी शर्ट में एक उभार था, जैसे उसने कुछ छिपा रखा हो। उसने टीएजू की तरफ देखा और एक अजीब चेहरा बनाया, फिर दौड़कर पास आया और बोला, तो तुम सेकंड अंकल के बेटे हो, मेरा नाम वैंग हाओ है। वैंग लिन थोड़ा हंसा और सिर हिला दिया। जब बूढ़े आदमी ने देखा कि वैंग लिन उसे इग्नोर कर रहा है तो वो बहुत चिढ़ गया और उसे डांटने ही वाला था। ठीक उसी पल आसमान में बादल अचानक फट गए। फिर अचानक बिजली की तरह रोशनी की एक तलवार नीचे उतरी। रोशनी गायब होने के बाद वहां सफेद कपड़ों में एक युवक खड़ा था, जिसकी आंखें बहुत चमक रही थीं और काफी प्रभावशाली लग रहा था। उसकी ठंडी नजरों ने तीनों लड़कों को देखा, खासकर उस लड़के को जिसकी शर्ट में उभार था। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या ये तीनों वैंग फैमिली की तरफ से भेजे गए लोग हैं? क्या ये एक इमॉर्टल है? उसकी नज़र के नीचे वैंग लिन को ठंड महसूस होने लगी। उसका दिल धड़कने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया जब वो उस इमॉर्टल को देख रहा था। सांवले रंग के लड़के ने इमॉर्टल को देखते ही अपने हाथ अपनी पैंट्स की जेबों के पास रखे और सम्मान दिखाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। सिर्फ वैंग जुओ ने लापरवाही से दूसरों को देखा और एक आवाज़ निकाली। वैंग जुओ के पिता जल्दी से आगे बढ़े और आदर से कहा, इमॉर्टल, ये तीनों वैंग फैमिली की सिफारिशें हैं। उस युवक ने सिर हिलाया, फिर बेताबी से पूछा, वैंग जुओ कौन है? बूढ़े आदमी के चेहरे पर खुशी की चमक आई। फिर उसने जल्दी से वैंग जुओ को आगे खींचा। इमॉर्टल, ये मेरा बेटा है वैंग जुओ। उस इमॉर्टल युवक ने वैंग जुओ को गहराई से देखा, फिर उसके चेहरे पर चमक आई और उसने सिर हिलाया। वैंग जुओ वाकई में टैलेंटेड है। कोई हैरानी नहीं कि मास्टर अंकल को वो पसंद आ गया। वैंग जुओ ने गुरूर से वैंग लिन और उस समझदार दिखने वाले लड़के की तरफ देखा और शान से कहा, यह तो होना ही था। एक इमॉर्टल बनने के लिए इंसान के अंदर मजबूत हिम्मत होनी चाहिए। उस युवक ने माथे पर बल डाला, लेकिन वो जल्द ही गायब हो गया। वो वैंग जुओ की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, अपनी आस्तीनें लहराईं और तीनों लड़कों को इंद्रधनुष पर लेके गायब हो गया। फोर्थ अंकल ने आसमान की तरफ देखा और बुड़बुड़ाए, टीएजू, तुम्हारा चुना होना ही चाहिए। वैंग लिन को अपना शरीर हल्का महसूस हुआ और चेहरे पर लगने वाली हवा से उसे दर्द हो रहा था। पास से देखने पर उसने गौर किया कि वो उस युवक के बगल में था और वे आसमान में तेजी से उड़ रहे थे। जैसे जैसे वे तेजी से आगे बढ़े, गांव छोटे काले बिंदुओं जैसा दिखने लगा। बस थोड़ी ही देर में हवा की वजह से उसकी आंखें पानी से भर गईं और वे लाल हो गईं। जब तक तुम तीनों अंधे नहीं होना चाहते, अपनी आंखें बंद कर लो, युवक ने ठंडे स्वर में कहा। वैंग लिन का दिल घबरा गया और उसने डर के मारे जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद वैंग लिन महसूस कर सकता था कि उस युवक की सांस फूल रही है और उसकी रफ्तार कम होने लगी है। फिर पलक झपकते ही वो युवक तेजी से नीचे उतरा। जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले युवक ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और तीनों लड़के जमीन पर गिर पड़े। शुक्र है कि वे जोर से नहीं गिरे थे, इसलिए तीनों जल्दी खड़े हो गए। वैंग लिन के सामने जन्नत जैसा नजारा था, जहां पहाड़, फूल और एक नदी थी। ये वाकई बहुत खूबसूरत दृश्य था। ठीक सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ खड़ा था, जिसकी चोटी बादलों से ढकी हुई थी, जिससे उसकी असली शक्ल छिपी हुई थी। जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पहाड़ से नीचे की तरफ घुमावदार सीढ़ियों का एक रास्ता आ रहा था, जो किसी पेंटिंग की तरह लग रहा था, जिसे देखकर किसी दूसरी दुनिया का एहसास हो रहा था। काफी दूर पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा सा हॉल था। भले ही वो बादलों से ढका हुआ था, लेकिन उससे निकलने वाली चमकती रोशनी लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान जगा रही थी। उस हॉल के बगल में चांद के टुकड़े जैसा एक सिल्वर रंग का पुल था, जो उस चोटी को दूसरी पहाड़ की चोटी से जोड़ रहा था। इस प्राकृतिक सुंदरता के साथ ये जगह वाकई हैंगवे सेक्ट के लिए एकदम सही थी। हैंगवे सेक्ट, जो कि जाओ देश के कुछ गिने चुने कल्टीवेशन सेक्ट्स में से एक था। 500 साल पहले ये जाओ देश के कल्टीवेशन सेक्ट्स में सबसे आगे था और यहाँ कई नेसेंट सोल वाले पुराने महारथी थे। लेकिन वक्त के साथ ये सिमटकर अपने मौजूदा आकार में आ गया और कल्टीवेशन की दुनिया में बमुश्किल अपनी जगह बना पा रहा था। फिर भी हैंगवे सेक्ट के आसपास रहने वाले आम लोगों के लिए ये अभी भी एक रहस्य जैसा ही था।
छोटे भाई जैंग, क्या ये तीनों वैंग फैमिली की तरफ से भेजे गए उम्मीदवार हैं? काले कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका अंदाज किसी इमॉर्टल जैसा था, पहाड़ की चोटी से उड़कर नीचे आया। उस युवक ने बड़े सम्मान से कहा, तीसरे भाई, ये वैंग फैमिली की सिफारिशें किए गए 3 लड़के हैं। उस अधेड़ उम्र के आदमी की नजर उन पर पड़ी और वो कुछ बार वैंग जुओ पर टिकी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें एक नई सफलता मिलने वाली है। टेस्ट मैं देख लूंगा, तुम जाकर अपनी कल्टीवेशन करो। युवक मान गया। फिर उसका शरीर पहाड़ की तरफ मुड़ा और पलक झपकते ही वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। वैंगलिन जोश से भरकर अपने सामने के इस नज़ारे को देख रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके कपड़े खींच रहा है और वो पीछे मुड़ा। वो वैंग हाओ था। उत्साह से भरी आंखों से उसने कहा, यही वो जगह है जहां इमॉर्टल्स रहते हैं। क्या बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यानी वैंग हाओ को चुना ही जाना चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपनी शर्ट में छिपी हुई उभार को देखा। वोंगजू अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। होश में आने में उसे काफी समय लगा और उसके अंदर का घमंड थोड़ा कम हो गया। उसी पल कई रंग बिरंगी तलवारें उनकी तरफ उड़कर आईं। जैसे ही एक तलवार गायब होती, वहां हैंग यूए सेक्ट का एक डिसाइपल खड़ा होता, जिसके पीछे कई 15 साल के बच्चे होते। वहां लड़के और लड़कियां दोनों थे। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, उनके चेहरे के भाव भी वोंगलिन के ग्रुप की तरह ही थे, क्योंकि वे अपने सामने के नज़ारे को देख रहे थे। हैंग यूए सेक्ट के वो सभी डिसाइपल्स जो उन बच्चों को लाए थे, एक तरफ जमा हो गए और उन बच्चों के बारे में बात करने लगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बाकी सभी बच्चे जिन्हें सेक्ट के लिए रिकमेंड किया गया था, वहां पहुंच गए। काले कपड़ों में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सबको देखा। फिर उसने बिना किसी भाव के कहा, तुम सब में से सिर्फ कुछ ही लोगों को हैंग यूए सेक्ट के डिसाइपल्स के तौर पर चुना जाएगा। सभी बच्चे सदमे में चिल्ला उठे। वोंगलिन का दिल धक से रह गया। उसने गिना कि टेस्ट देने के लिए कुल 48 लोग थे। कल्टीवेशन यानी एक इमॉर्टल बनने का रास्ता तुम्हारी कुदरती काबिलियत पर निर्भर करता है। पहला टेस्ट ये देखने के लिए है कि तुम्हारी रूह कितनी मजबूत है। अब मैं जिसकी तरफ इशारा करूंगा वो आगे आएगा और टेस्ट देगा। उस अधेड़ आदमी ने बिना किसी भाव के एक लड़के की तरफ इशारा किया। वो लड़का डरते हुए आगे बढ़ा। उसके पैर कांप रहे थे। अधेड़ आदमी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, काबिल नहीं हो, बाईं तरफ खड़े हो जाओ। उस लड़के की जैसे सारी हिम्मत ही खत्म हो गई। उसका चेहरा उतर गया और आंखें खाली सी हो गई। वो चुपचाप बाईं तरफ चला गया। फिर एक और लड़के को चुना गया। वो डरे हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ा, काबिल नहीं हो, काबिल नहीं हो, काबिल नहीं हो। एक के बाद एक 10 लोग टेस्ट में फेल हो गए। अब तक उस अधेड़ आदमी की दाईं तरफ कोई नहीं खड़ा था। अब वोंगजो की बारी थी। उसके चेहरे से उसका सारा पिछला घमंड गायब हो गया। पीला पड़ चुका चेहरा लिए वो आगे बढ़ा। जब अधेड़ आदमी ने वोंगजो के सिर पर हाथ रखा तो उसका चेहरा अचानक चमक उठा और उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वोंगजो ने जल्दी से इज्जत से जवाब दिया, इमॉर्टल, मेरा नाम वोंगजो है। उस अधेड़ आदमी ने सिर हिलाया। फिर वो मुस्कुराया और बोला, तो तुम वही हो जिसका जिक्र मार्शल टीचर ने किया था। अच्छा है वोंगजो, दाईं तरफ खड़े हो जाओ। वोंगजो को बहुत खुशी हुई और वो सबकी तारीफों के बीच दाईं तरफ चल दिया। उसकी आंखों में घमंड और नफरत साफ दिख रही थी। जब उसने भीड़ की तरफ देखा, उसे लगा कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। साला बहुत किस्मत वाला है। वोंग हाओ ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए वोंगलिन से कहा। वोंगलिन का दिल और भी परेशान हो गया। उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की उम्मीदों भरी आंखें आ गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। बुरा नहीं है, तुम भी दाईं तरफ खड़ी हो जाओ। अधेड़ आदमी ने अपने सामने खड़ी एक लड़की से हैरानी से कहा। थोड़े समय के बाद लगभग सभी बच्चों का टेस्ट हो गया था और अधेड़ आदमी की दाईं तरफ सिर्फ 2 ही लोग खड़े थे। अब वोंग हाओ की बारी थी। वोंग हाओ जल्दी से दौड़कर अधेड़ आदमी के पास गया। इससे पहले कि वो अपना टेस्ट शुरू करता, वो जमीन पर गिर गया और उसने कुछ बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसने कहा, इमॉर्टल, भगवान आपकी उम्र लंबी करे। मेरा नाम वोंग हाओ है। आपने इतने सारे लोगों का टेस्ट लिया है तो आप थक गए होंगे। क्यों ना आप थोड़ी देर आराम कर लें। मुझे कोई जल्दी नहीं, कोई बात नहीं। वो अधेड़ आदमी जोर से हंस पड़ा। उसने इतने सारे लोगों का टेस्ट लिया था जिनके चेहरे डर से भरे थे, लेकिन यहाँ ये चालाक लड़का था जो बिना किसी डर के उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने वोंग हाओ के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, काबिलियत की कमी है नहीं। जैसे ही वोंग हाओ ने सुना कि उसके अंदर रूहानी ताकत की कमी है, उसका दिल डूबने लगा। बिना अधेड़ आदमी की बात पूरी होने का इंतजार किए उसने जल्दी से एक येट बॉक्स निकाला और उसे उसके सामने पेश किया। वोंग हाओ ने समझदारी से कहा, इमॉर्टल, मेरे पिता को ये पहाड़ों में गलती से मिला था, लेकिन वो इसे खोल नहीं पाए। मैं खास तौर से इसे आपको देने के लिए लाया हूँ। अधेड़ आदमी हंसा और उसने अपना सिर हिलाया। वो वोंग हाओ को मना ही करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस बॉक्स पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका चेहरा चमक उठा। बुरा नहीं है, ये कम से कम 300 साल पुराना मशरूम है। इस येट बॉक्स को देखकर लगता है कि इसे किसी कल्टीवेटर ने सील किया था। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारे पिता इसे खोल नहीं पाए।
वो रुका, फिर थोड़ी हिचकिचाती हुई आवाज में बोला, मुझे अपनी एल्केमी के लिए एक मददगार की जरूरत है। क्या तुम मेरे मददगार बनने के लिए तैयार हो? वोंग हाओ हैरान रह गया और जल्दी से खड़ा हो गया। उसके साथ हुए इस बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क था, जिसकी वजह से वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ इमॉर्टल, मैं तैयार हूँ। अधेड़ आदमी हंसते हुए कहा, चूंकि तुम मेरे मददगार होगे तो मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। तुम भी दूसरे डिसाइपल्स की तरह कल्टिवेट कर सकते हो। जाओ, दाईं तरफ खड़े हो जाओ। वोंग हाओ अंदर से बहुत खुश था। वो दाईं तरफ दौड़कर गया और वोंग जो को जीत वाली नजरों से देखा। फेल होने वाले सभी बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। वे सभी बहुत उदास महसूस कर रहे थे। कुछ ने तो रोना भी शुरू कर दिया। अधेड़ आदमी ने अपनी भौहें से कोड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, जो भी रो रहे हैं उन्हें यहां से भेज दो। हैंगयूए सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स आगे बढ़े। उन्होंने जल्दी से रोने वालों को उठाया और अचानक बिजली की तरह चमकती तलवारों के साथ गायब हो गए। अधेड़ आदमी ने वोंग लिन की तरफ इशारा किया। वोंग लिन ने एक गहरी सांस ली। वो घबराते हुए उस अधेड़ आदमी की तरफ बढ़ा। उसका दिमाग पूरी तरह खाली था। अपने दिल में चुपचाप दुआ मांगते हुए वो अपने माता पिता की आंखों की उम्मीदों को याद किए बिना नहीं रह पाया। मेरा चुनाव पक्का होगा, वोंग लिन ने पूरी हिम्मत से सोचा। उस अधेड़ आदमी का हाथ उसके सिर पर पड़ा। बिना किसी भाव के उसने वो दो शब्द कहे जिनसे वोंग लिन को सबसे ज्यादा डर लग रहा था, काबिल नहीं हो। वोंग लिन को याद नहीं कि वो बाईं तरफ कैसे पहुंचा। उसे बस अपने कानों में बिजली कड़कने जैसी आवाज सुनाई दे रही थी और उस अधेड़ आदमी के कहे वो दो शब्द गूंज रहे थे। कुछ ही देर में सबका टेस्ट हो चुका था और दाईं तरफ सिर्फ 3 लोग खड़े थे। बाकी सबकी नजरों में वो तीनों बहुत ऊंचे और पहुंच से बाहर लग रहे थे। वोंग जो ने वोंग लिन को बड़ी नफरत से देखा और उसके लिए अपनी बेइज्जती साफ तौर पर जाहिर की। भले ही एक कल्टिवेटर बनने के लिए मजबूत रूह की जरूरत है, लेकिन मेहनत और लगे रहना यानी परसिवरेंस उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि तुम जैसे साधारण छात्र भी सेक्ट के डिसाइपल्स बन सकते हो अगर तुम हार न मानो। दूसरा टेस्ट लगे रहने का है। अधेड़ आदमी रुका, फिर बिना किसी भाव के बोला, इन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ो। अगर तुम चोटी तक पहुंच गए तो तुम काबिल मान लिए जाओगे। अगर तुमने 3 दिनों के अंदर इसे पूरा नहीं किया तो तुम फेल हो। जो फेल होंगे उन्हें उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया जाएगा। अगर तुम और ज्यादा बर्दाश्त न कर सको या किसी खतरे में हो तो बस जोर से चिल्ला देना और कोई आकर तुम्हें बचा लेगा। अधेड़ आदमी अपनी दाईं तरफ के तीनों लोगों को देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों मेरे साथ पेट्रियार्क से मिलने चलो। हम तुम्हारे लिए उस्ताद भी ढूंढेंगे। वोंग हाओ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ एल्केमी हाउस चलो ताकि तुम उस जगह को समझ सको। निर्देश देने के बाद अधेड़ आदमी उन तीनों चुने हुए लड़कों को लेकर पहाड़ों में गायब हो गया। वोंग लिन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें हिम्मत से भरी थीं। वो बिना किसी हिचकिचाहट के पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गया और लगे रहने का टेस्ट शुरू कर दिया। चुने हुए 3 लड़कों और ले जाए गए 6 रोने वाले बच्चों को छोड़कर 39 लोग बचे थे। इन 39 बच्चों में कुछ बहुत उदास थे, कुछ बहुत पक्के इरादे वाले थे और जो डरे हुए थे वे सभी अपने अपने भविष्य की तरफ चल पड़े। पत्थर की उबड़-खाबड़ सीढ़ियां दोनों तरफ से बहुत खतरनाक थीं। एक छोटी सी गलती की वजह से कोई भी फिसलकर गिर सकता था। आधे दिन से भी कम समय में वांग लिन के पैरों को ऐसा लगा जैसे वे भारी लोहे के बन गए हों। उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसकी सांस फूल रही थी। चलना भी मुश्किल हो गया था। पहाड़ के नीचे से देखने पर रास्ता लंबा नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत ना हो। वांग लिन का दिल बैठ गया। वो निराशा भरे विचारों को आने से नहीं रोक सका। उसके आगे करीब 1 दर्जन शारीरिक रूप से मजबूत लड़के धीरे धीरे चढ़ रहे थे। उन सबकी भी सांस फूल रही थी। अभी तक किसी ने हार नहीं मानी थी। वांग लिन ने अपने दांत भींच लिए। वो जानता था कि ये उसका आखिरी मौका है। उसके माता पिता की उम्मीदें उसके दिमाग में भरी हुई थीं। ठीक उसी पल उसके पीछे वाले एक लड़के का पैर फिसल गया। वो लड़का चीखते हुए पहाड़ के नीचे गिर गया। मैं हार मानता हूँ, मदद करो। हर कोई एक साथ नीचे देखने के लिए रुक गया और उन्होंने एक काली रोशनी को तेजी से गुजरते देखा। हैंगयूए सेक्ट का एक डिसाइपल अचानक कहीं से आया और उसने उस लड़के को पकड़ लिया। उनके शरीरों को धीरे धीरे पहाड़ के नीचे गिरते हुए देखा जा सकता था। वांग लिन पीला पड़ गया था और खामोश था। उसने सावधानी से ऊपर चढ़ना जारी रखा। समय बहुत धीरे बीतता हुआ लग रहा था। 2 दिन बाद वो अपने आगे 1 दर्जन युवाओं की परछाई देख सकता था। वांग लिन नहीं जानता था कि उसके कितने साथी हार मान लेंगे। बस वो इतना जानता था कि उसे हार नहीं माननी है। उसके पैरों से खून बह रहा था और वे सूज गए थे। हर कदम पर उसे एक भयानक झुंझुनी महसूस हो रही थी। वो फिर भी टिका रहा और चढ़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगा। एक बीमार दिखने वाले चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने पहाड़ की चोटी से सीढ़ियों से नीचे तैरते हुए आया। छोटे बच्चों, अपना दिल मजबूत रखो क्योंकि ये रास्ता बहुत बेरहम है। ये बेकार नहीं जाएगा, कुछ भी बेकार नहीं जाता। उसने एक लंबी आह भरी और चढ़ते हुए युवाओं के पास से तैरता हुआ निकल गया।
वो अधेड़ आदमी वांगलिन के पास से गुजरा। ये छठा युवा था जिसके पास से वो गुजरा था, और वो उन सब में सबसे बुरी हालत में था। खून से लथपथ कपड़ों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में हर जगह से खून बह रहा हो। उसके घुटने और पैर की उंगलियां बुरी तरह जख्मी थीं। वांगलिन इस वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल करके चढ़ रहा था। उस आदमी ने जोर से आह भरी और पूछा, मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? वांगलिन की नज़रों के सामने सब धुंधला था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि चोटी तक पहुंचना है या मर जाना है। उसने उस आदमी का सवाल सुना तक नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ वो छोटा सा रास्ता ही मायने रखता था। उस आदमी ने वांगलिन की आंखों में देखा। दिल ही दिल में वो काफ़ी प्रभावित था। उसने वांगलिन के सिर पर हाथ रखा। इस लड़के के अंदर कमाल की परसिवियरेंस है। दुख की बात यह है कि इसमें टैलेंट की कमी है। क्या बर्बादी है, क्या बर्बादी है। उसने वांगलिन को गहराई से देखा, फिर सीढ़ियों से नीचे उतरना जारी रखा। अगली रात वांगलिन के हाथ खून से सने थे। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो अपने पीछे खून के निशान छोड़ रहा था। वो नहीं जानता था कि वो कैसे चलता जा रहा है, लेकिन कोई चीज़ उसके शरीर को आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। उसे लगा कि वो किसी भी वक्त मर सकता है। तीसरे दिन सूरज निकला। दूर से वांगलिन पत्थर की सीढ़ियों के अंत को मुश्किल से देख पा रहा था। बदकिस्मती से जब अंत नज़दीक था, उसने एक गरजने वाली आवाज़ सुनी जिसने उसके दिल को हिला दिया। वक्त खत्म हुआ। सिर्फ 3 लोग क्वालिफाइड हुए हैं, बाकी सब फेल। वांगलिन हल्का सा कड़वाहट के साथ हंसा। जब उसका शरीर सीढ़ियों पर झुक रहा था, उसने नीचे देखा। उसका होश पूरी तरह से खो गया। 3 दिन पहले वाला काले कपड़ों में अधेड़ आदमी पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। वो 50 मीटर से भी कम दूरी से वांगलिन को अपनी बेरहम नज़रों से देख रहा था। हैंग यूए सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स पहाड़ की चोटी से नीचे आए। वे नीचे उतरते हुए हर एक युवा के पास रुके और उन्हें दवा दी। हैंग यूए सेक्ट की एक महिला डिसाइपल ने ठंडी आवाज़ में कहा, बड़ों, 39 लोगों में से 25 ने हार मान ली। सिर्फ 3 लोग टेस्ट में पास हुए हैं और 11 बचे हैं। उसने खुद भी इस डरावने टेस्ट का अनुभव किया था। वो पास होने के लिए उस मार्शल आर्ट्स पर निर्भर थी जो उसने बचपन से सीखी थी। उसके पास बमुश्किल ही काफ़ी परसिवियरेंस थी। 10 साल की मेहनत के बाद भी वो अब तक एक असली डिसाइपल नहीं बन पाई थी। काले कपड़ों वाले आदमी की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने बेहोश 11 किशोरों की तरफ देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। उन 3 को ले जाओ जो क्वालिफाइड हुए हैं और भविष्य में उनके लिए काम ढूंढो। उन 25 को उनके परिवार के पास भेज दो जिन्होंने हार मान ली। बाकी बचे 11 लोगों के लिए उनके जागने का इंतजार करो। उन्हें साथ में स्वॉर्ड स्पिरिट के घर भेजो, ये देखने के लिए कि उनमें से किसी का स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ कोई रूहानी जुड़ाव है। अगर नहीं है तो उन्हें घर भेज देना। जब वो आदमी अपनी बात पूरी कर चुका तो वो नीचे के युवाओं को दोबारा देखे बिना वहां से चला गया। 3 दिन बाद स्वॉर्ड स्पिरिट के घर में पीले चेहरों के साथ 11 किशोर खड़े थे। वांगलिन के पूरे शरीर की चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं, लेकिन उसके दिल का जख्म अभी भी खुला हुआ था। उसकी नाकामी का दर्द उसके दिमाग और शरीर को खा रहा था। स्वॉर्ड स्पिरिट का ये टेस्ट काले कपड़ों वाले आदमी ने नहीं लिया, बल्कि सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी ने लिया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में वही ठंडी और बेरहम नज़र थी। वो युवाओं की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वे चींटियां हों। उस आदमी ने बेताबी से कहा, यह आखिरी टेस्ट है। अगर तुम इस कमरे के अंदर चल सको तो तुम क्वालिफाइड हो। वांगलिन को सिर्फ एक बहुत ही आम सी इमारत दिखी। इमारत का सामने का दरवाज़ा खुला था। जब उसने अंदर देखा तो उसे अलग अलग लंबाई की तलवारें दिखीं। हर एक युवा एक एक करके घर की तरफ बढ़ा। पहला जो नज़दीक गया वो घर से 5 मीटर की दूरी तक पहुंच गया। उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने और नज़दीक जाने की कोशिश की, लेकिन उसे एक अनदेखी ताकत ने बाहर धकेल दिया। सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी ने कहा, फेल, अगला। वांगलिन लाइन में 7वें नंबर पर था। उससे पहले के 6 लोगों का भी यही हाल हुआ। उन्हें 5 मीटर के दायरे में आते ही एक अनदेखी ताकत ने बाहर धकेल दिया। वो कड़वाहट के साथ मुस्कुराया और अपने दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही वो 5 मीटर के निशान के पास पहुंचा, वांगलिन आसानी से आगे बढ़ता रहा। उसका दिल उम्मीद के साथ तेजी से धड़क रहा था। वो 1 मीटर और करीब गया। उसे अभी तक कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी के मुंह से हैरानी भरी आवाज़ निकली। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर थोड़ी दिलचस्पी दिखी। उसने प्यार से कहा, आगे बढ़ने में हिचकिचाओ मत। स्वॉर्ड स्पिरिट के घर की तरफ चलते रहो। अगर तुम्हें स्वॉर्ड स्पिरिट ने पहचान लिया तो तुम्हें एक असली डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा, भले ही तुम पिछले 2 टेस्ट्स में फेल हो गए हो। वहां खड़े बाकी 10 किशोरों के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। उन्हें वांगलिन से बहुत जलन थी। वांगलिन अंदर से बहुत तनाव में था। उसके माता पिता की उम्मीद भरी नजरें उसके दिमाग में फिर से कौंध गईं जब उसने दरवाजे की तरफ 1 मीटर और कदम बढ़ाया। दरवाजे तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ 3 मीटर बाकी थे। वांगलिन ने एक और कदम लिया। उसे अचानक अपनी तरफ एक बहुत बड़ी ताकत आती हुई महसूस हुई। वांगलिन अपने शरीर पर से काबू खो बैठा और उसे 10 मीटर से भी ज्यादा दूर फेंक दिया गया। बाकी सभी युवाओं ने वांगलिन की तरफ मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखा। उन्होंने सोचा कि आखिर में वांगलिन भी उन्हीं की तरह है जिसके पास कोई मौका नहीं है। कड़वाहट भरी हंसी के साथ वांगलिन को महसूस हुआ कि उसके दिल के जख्म और बड़े हो गए हैं। उसके माता पिता की उम्मीद भरी आंखें धीरे धीरे उसके दिमाग से ओझल होने लगीं। सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी की आंखें फिर से ठंडी हो गईं और उसने कहा, फेल, अगला। आखिर में
11 युवाओं में से कोई भी टेस्ट में पास नहीं हुआ। एक जवान लड़की थी जो वांग लिन जितना ही आगे तक पहुंच पाई थी। उस दिन टेस्ट में फेल होने वाले सभी युवाओं को पहाड़ के नीचे वापस भेज दिया गया। हैंग युए सेक्ट के डिसाइपल्स उन्हें एक एक करके घर ले गए। वांग लिन को घर ले जाने के लिए वही युवक आया था जो उसे लेने आया था। उसके पीछे वांग जुओ और वांग हाओ थे। उस युवक ने हाथ जोड़े और कहा, भाई वांग जुओ, अंकल मास्टर के डिसाइपल बनने पर बधाई। आपके सामने एक बहुत ही उज्जवल भविष्य है। वांग जुओ के चेहरे पर एक घमंड भरा भाव था। उसने गर्व से कहा, ये तो होना ही था। मास्टर ने कहा है कि घर के सांसारिक कामों को निपटाने के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो वो मुझे कल्टीवेटर टेक्निक सिखाएंगे। वांग हाओ ने अपना सिर उठाया और पास से बात जोड़ी, मैंने हमेशा तुम्हारे इस घमंडी बर्ताव को नीचा ही समझा है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक मास्टर है? मैं इमॉर्टल पिल्स बनाना सीख पाऊंगा। वांग जुओ ने वांग हाओ को घूर कर देखा। फिर उसने अपनी नज़र वांग लिन पर डाली जो वहां चुपचाप खड़ा था। वो मुस्कुराया और बोला, टीएजू कैसा रहा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारे पिता नहीं माने। अब हम नतीजा जानते हैं। टीएजू ने अपना सिर उठाया, हल्का सा वांग जुओ की तरफ देखा और कहा, साहब मेरे माता पिता घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कृपया मुझे जितनी जल्दी हो सके वापस ले चलें। वांग जुओ ने देखा कि वांग लिन ने उसे इग्नोर करने की हिम्मत की और वो मजाक उड़ाते हुए हंसा। छोटे गवार, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से गांव में अपने पिता की तरह बढ़ई बने रहो। उस इमॉर्टल युवक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई जब उसने अपने सामने खड़े तीनों युवाओं को देखा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी आस्तीनें लहराई और उन तीनों को अपने साथ ले गया और वे हैंग युए सेक्ट के पहाड़ से गायब हो गए। पिछली उड़ान के मुकाबले इस बार वांग लिन का मन जमीन आसमान जैसा अलग था। पहले वो उम्मीदों से भरा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से निराश था। थोड़ी देर बाद वांग क्लैन का घर दिखाई देने लगा। वांग लिन ने अपनी आंखें खोली। वे दूर से ही देख सकता था कि पूरा घर जश्न के लिए रोशनी से सजाया गया था और वहाँ का माहौल बहुत ही जोशीला था। वहाँ गांव में उसके पिता द्वारा दी गई दावत से कहीं ज्यादा बैंक्वेट टेबल्स लगी हुई थी। उन्होंने लगभग पूरे आंगन को ढका हुआ था। वांग फैमिली के सभी सदस्य वहाँ थे, यहाँ तक कि जो लोग लकड़ी खरीदने के लिए बाहर गए थे वे भी वापस आ चुके थे। जश्न पूरी तरह से चल रहा था और हर तरफ शराब और बातचीत का दौर जारी था। दावत की अगुवाई वांग तियानशुई के बड़े भाई और उनके तीसरे भाई कर रहे थे। सभी रिश्तेदारों ने उन तीनों को बधाई देने के लिए घेरा हुआ था। नज़ारा बहुत ही उत्सवपूर्ण था। उनकी आंखों में जलन भरी थी, लेकिन उनकी बातों में चापलूसी थी, खासकर वांग लिन के पिता के प्रति, जो अपने पुराने दिनों के दुख को याद किए बिना नहीं रह सके। वांग लिन के छठे चाचा ने जोश से कहा, दूसरे भाई, इस बार तुम्हारा बेटा पक्का चुन लिया जाएगा। इसके बाद तुम्हें बढ़ई का काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कोई भी तुम्हें देखेगा उसके पास तुम्हें बड़ा एल्डर बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। वांग तियानशुई के पांचवें चाचा ने कहा, लाओ दो, पुराने दिनों में ही मुझे पता था कि तुम्हारी जिंदगी साधारण नहीं होगी। तुमने अपनी पूरी जिंदगी टीएजू के लिए लगा दी। अब जब वो एक इमोर्टल बनने जा रहा है तो उसके पिता के तौर पर तुम भी असाधारण ही होगे। दूसरे भाई, इस बार तुम्हारा बेटा टीएजू और मेरा बेटा दोनों चुन लिए जाएंगे। हम भाई पिछले 10 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। इस बार हमें चाहे कुछ भी हो जाए साथ में शराब पीनी होगी। वांग हाओ के पिता शराब के गिलास लाते हुए कहा। वे तियानशुई के तीसरे भाई भी थे। टीएजू के पिता ने उन सभी रिश्तेदारों की तरफ देखा जो पहले उन्हें नीचा दिखाया करते थे। उनके बीते हुए कल का सारा दुख खत्म हो गया था, फिर भी वे अपने दिल पर रखे एक बहुत बड़े बोझ को महसूस किए बिना नहीं रह सके। टीएजू, तुम्हें चुन लिया जाना चाहिए। दूसरी भाभी, इस बार दूसरे भाई के साथ आपकी शादी आपके लिए अच्छी किस्मत लेकर आई है। टीएजू जैसा बच्चा पाकर आसपास के इलाके में ऐसा कौन होगा जो आपको नहीं जानेगा। दूसरी भाभी, आपके बच्चे टीएजू के पास मेरे बच्चे से ज्यादा काबिलियत है। जब से टीएजू छोटा था वो बहुत ही होशियार था। टीएजू ही माँ ने, भले ही हम एक ही परिवार के हैं, लेकिन आजकल खून के रिश्तों में भी शादियां होती हैं। मेरी बेटी कुमारी है और वो लगभग टीएजू की उम्र की ही है। टीएजू दिखने में अच्छा है और मुझे वो पसंद है। क्यों ना हम अपने परिवारों के बीच ये रिश्ता जोड़ लें। टीएजू के पिता की तरह उसकी माँ भी महिला रिश्तेदारों के एक ग्रुप से घिरी हुई थी जो जोश के साथ उसके पास बातें कर रही थी। वांग जाओ के पिता पूरे समय एक बेरुखा भाव रखे हुए थे। वे मन ही मन चाहते थे कि इमॉर्टल आए और ये खबर दे कि टीएजू को नहीं चुना गया है, ताकि वे अपने दूसरे भाई का रिएक्शन देख सकें। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, वे हंसे और अपने पास वाले रिश्तेदार के साथ जाम टकराया जो उनके बच्चे की तारीफ कर रहा था। नज़ारा हलचल भरा और जोश से भरा हुआ था। ठीक उसी पल एक रोशनी की तलवार दिखाई दी और आंगन में आ गिरी। उसके साथ 4 लोग आए। वो जगह तुरंत शांत हो गई। वांग फैमिली के किसी भी सदस्य की एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हैंग युए सेक्ट के डिसाइपल ने पूरे इलाके पर अपनी नज़र डाली और मन ही मन एक आह भरी। उसे याद था जब उसे हैंग युए सेक्ट के डिसाइपल चुना गया था, उसके घर में भी इसी तरह से जश्न मनाया जा रहा था। उसने अचानक वांग लिन की तरफ तरस भरी नज़रों से देखा। उसे पता था कि ये नौजवान जो कुछ भी महसूस करने वाला है वे ऐसा नहीं था जिसे कोई जवान लड़का संभाल सके। उसके सामने एक बेरहम रास्ता है। डिसाइपल ने अपना सिर हिलाया और रोशनी की तलवार के साथ चला गया।
इमॉर्टल बनने वालों की कोई सांसारिक इच्छाएं नहीं हो सकती। तुम्हें जो भी काम निपटाने हैं निपटा लो, मैं 3 दिन में तुम्हें लेने आऊँगा। उसकी आवाज़ दूर से गूंजी। जब वांग जुओ के पिता ने इमॉर्टल को जाते देखा तो वे जल्दी से अपने बेटे के पास पहुंचे और पूछा, क्या इमॉर्टल हुई बिंग ने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया है? वांग जुओ ने गर्व और घमंड भरे चेहरे से कहा, बिल्कुल, मास्टर ने कहा है कि 10 सालों में मैं हैंग यूए सेक्ट के डिसाइपल्स का मुखिया बन पाऊंगा। वांग जुओ के पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर जोर से हाथ थपथपाया और हंसे। बहुत अच्छे वांग जुओ, तुम भविष्य में एक इमॉर्टल बनोगे। हमारी वांग फैमिली में एक इमॉर्टल होगा। वांग हाओ के पिता का चेहरा भी बेचैनी से भरा था। जब वे वांग हाओ से पूछने ही वाले थे, वांग हाओ ने एक आह भरी और कहा, पिताजी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा पहले से ही हैंग यूए सेक्ट का डिसाइपल है। वांग हाओ के पिता बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्होंने अपना जाम उठाया और जोर से पी गए। वांग जुओ के चेहरे पर घृणा का भाव था। उसने तिरस्कार से कहा, तीसरे चाचा, आपने एक अच्छा बेटा जन्म दिया है। इसने वांग फैमिली की नाक कटवा दी है। सबके सामने इसने इमॉर्टल की चापलूसी की, फिर सिर्फ रिश्वत के भरोसे ही एक मददगार बन गया। वांग हाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, मैं खुश हूं तो क्या हुआ, भविष्य में देखते हैं कि किसके पास ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर टेक्निक्स हैं। तब हम देखेंगे कि किसने परिवार की नाक कटवाई है। टीएजू के पिता ने अपने बेटे के चेहरे पर उदासी देखी, जिससे उनका शरीर कांप उठा। उन्हें कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। टीएजू, तुम्हारा क्या हुआ? टीएजू की मां ने उम्मीदों से भरकर पूछा। यहाँ वांगलिन और उसके परिवार के साथ हुई घटना का पेशेवर अनुवाद दिया गया है। अध्याय 6, इंसल्ट्स। टीएजू खामोश रहा जब वांग जुओ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस बच्चे में कोई टैलेंट नहीं है। इसने बस जाकर हमारे परिवार की नाक कटवा दी। मैं पहले टेस्ट में ही पास हो गया था, इसीलिए मैंने उसे बाद में नहीं देखा। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि वो तीनों टेस्ट्स में फेल हो गया। उससे बेहतर तो वो जाता ही नहीं। मुझे ज्यादा अच्छा लगता अगर 4th अंकल का बेटा उसकी जगह गया होता। टीएजू के 4th अंकल ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, वांग जुओ, भले ही तुम एक इमॉर्टल बनने जा रहे हो, तुम्हें क्या पता कि मेरा बेटा क्या कर सकता है और क्या नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत। वांग जुओ की आंखों में एक पल के लिए ठंडक दिखी। वो चुपचाप हंसा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। टीएजू के पिता अचानक ऐसे दिखने लगे जैसे उनकी उम्र 10 साल से ज्यादा बढ़ गई हो और वो अपनी सीट पर गिर पड़े। टीएजू की मां भी सदमे में थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने पूछा, टीएजू, क्या ये सच है? टीएजू ये अपने होंठ इतने जोर से भींच लिए कि उनमें से खून निकलने लगा। वो जमीन पर गिर गया और उसने कुछ बार सर झुकाकर प्रणाम किया। उसने धीरे से कहा, माँ, पिताजी, टीएजू को इमॉर्टल्स ने नहीं चुना। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अगले जन्म में आप दोनों का कर्ज चुकाऊंगा। टीएजू की माँ को एहसास हुआ कि उनका बेटा बहुत निराश है। वो जल्दी से दौड़ी और टीएजू को खड़ा होने में मदद की। उन्होंने धीरे से कहा, बच्चे, फिक्र मत करो। तो क्या हुआ अगर तुम्हें इमॉर्टल्स ने नहीं चुना? अगले साल डिस्ट्रिक्ट एग्जाम है। बच्चे, खुद पर इतना सख्त मत बनो। कुछ गलत मत करना। तुम्हारे पिता और माँ अभी भी चाहते हैं कि तुम हमारे आखिरी वक्त में साथ रहो। टीएजू के पिता अपनी सुध-बुध से बाहर आए। उन्हें एहसास हुआ कि टीएजू किस मानसिक स्थिति में है। उनका दिल कांप गया और वो जल्दी से दौड़कर अपने बेटे के पास गए। उसे पकड़ते हुए उन्होंने घबराकर कहा, टीएजू, तुम कुछ भी गलत मत करना। अपने पिताजी की बात सुनो। चलो घर चलते हैं और अगले साल के डिस्ट्रिक्ट एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। आसपास के रिश्तेदार जल्दी से टीएजू के परिवार से दूर हट गए। वो सब ऐसे जमा हो गए जैसे कोई तमाशा देख रहे हों और अपने सामने हो रही इस घटना पर बातें और कमेंट करने लगे। टीएजू के छठे चाचा ने मजाक में कहा, मुझे हमेशा से पता था कि इस टीएजू नाम के बच्चे में कोई टैलेंट नहीं है। वो वांग जुओ का मुकाबला कैसे कर सकता था? बिल्कुल सही बात है। जब ये होना ही था तो ऐसा नाटक क्यों किया जैसे उसे चुन लिया गया हो? कितनी शर्म की बात है। लाओ टू, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम अब भी इतनी बेवकूफ़ी भरी चीज कैसे कर सकते हो? कोई हैरानी नहीं कि पिताजी ने उस वक्त तुम्हें विरासत में हिस्सा नहीं दिया था। अगर तुम मुझसे पूछो तो ये कहानी कि ये बच्चा बचपन से ही होशियार था मनगढ़ंत थी। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि लाओ टू जानता था कि वो खुद एक नालायक है। उसने झूठ बोलकर अपने बेटे की इज्जत बढ़ाने की कोशिश की और अब उसकी पोल खुल गई है। टीएजू के 5वें चाचा ने, जिनका चेहरा बिगड़ गया था, कहा। एक महिला रिश्तेदार ने मजाक उड़ाया, जो 3 बच्चे टेस्ट देने गए थे उनमें से सिर्फ यही फेल हुआ। टीएजू हमारे वांग फैमिली का सबसे खराब बच्चा है। दूसरी भाभी, मैंने पहले कहा था कि दूसरे भाई के साथ तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत बाकी की जिंदगी कम होती ही जाएगी।
टीएझू की 5वीं चाची ने भी ताना मारा। क्या ये सही नहीं है? जब मैं कुछ दिन पहले टीएझू को देखने गई थी तो मैं सोच रही थी कि वो वांग हाओ और वांग जुओ की बराबरी कैसे कर सकता है। एक और महिला रिश्तेदार ने बेरहमी से कहा, मैंने तो पहले ही देख लिया था कि उस टीएझू नाम के बच्चे में कोई टैलेंट नहीं है। बस उसकी माँ और पिताजी को देखो, वो किसी अच्छे बच्चे को जन्म कैसे दे सकते हैं? हमारे वांग परिवार में सिर्फ बड़े भाई और तीसरे भाई के बच्चे ही अच्छे हैं। टीएझू, छी, बस उस नाम के साथ ही वो बेवकूफ़ लगता है। मैं उस वक्त पूरी तरह अंधी थी, अपनी बेटी को आग के कुएं में ढकेलने वाली थी। अच्छा हुआ कि हमें पहले ही पता चल गया कि टीएझू को इमॉर्टल्स ने नहीं चुना। अगर मैं उसकी शादी उससे करवा देती तो मेरी बेटी मुझसे हमेशा नफरत करती। टीएझू की माँ, चलो इस पूरी बात को भूल ही जाते हैं। चूंकि तुम्हारा टीएझू एक इमॉर्टल नहीं बनेगा तो कौन अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहेगा? क्या ये वैसा नहीं है जैसे एक मेंढक हंस का मांस चाहता हो? कुछ ही पलों में सभी रिश्तेदार मतलबी बन गए। उन्होंने टीएझू के परिवार पर लगातार गालियों और बेइज्जतियों की बौछार कर दी। पहले के नज़ारे के मुकाबले ये ज़मीन आसमान की तरह था। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार इतने आगे निकल गए कि उन्होंने अपने दिए हुए तोहफे वापस मांग लिए। अपने माता पिता के पीले चेहरे देखकर टीएझू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इन सभी बेइज्जतियों को सुनकर उसे ऐसा लगने लगा कि काश वो मर गया होता। वांग जुओ के पिता मन ही मन हंसे और ताना मारा, लाओ टू, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि एक इमॉर्टल का डिसाइपल बनने के लिए किस्मत की ज़रूरत होती है? जब तक मेरे जैसा टैलेंट ना हो तब तक कोई मौका कैसे हो सकता है? फिर भी तुमने सच में यकीन कर लिया कि ये मुमकिन होगा। अब तुमने अपने बेटे को ऐसा बना दिया है कि वो मरना चाहता है। क्या इसकी कोई ज़रूरत थी? टीएझू के पिता अब अपना गुस्सा और नहीं रोक पाए। वो चिल्लाए, वांग तियानशान, अपना मुंह बंद करो। पुराने दिनों में पिताजी ने मरते वक्त मेरे लिए विरासत का एक हिस्सा छोड़ा था। तुमने दूसरे रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसे मेरे से छीन लिया और अब तुम यहाँ मेरी बेइज्जती कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं, वांग तियानश्वी, चुपचाप ये सब सहता रहूंगा? और तुम सब लोग भी, पहले तुम खुशी खुशी मुझे बधाई दे रहे थे और अब तुम यहाँ हमारी बेइज्जती कर रहे हो। हमारा बेटा पहले से ही इस हालत में है, फिर भी तुम उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। क्या तुम सब अब भी इंसान हो? वांग तियानशान एक पल के लिए रुका और बोला, पुरानी बातें क्यों ला रहे हो? मैंने तुम्हें अच्छे इरादे से चेतावनी दी थी कि तुम्हारे बेटे में कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन यहाँ तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे जैसे पिता के साथ बेटा भी कुछ खास नहीं होगा। हताश वांगलिन पर फेंकी गई सारी बेइज्जती उसके दिल में चुभने वाले कांटों की तरह थी। उसने ठंडी नजरों से सबको देखा और उनके चेहरों को अपने दिल में छाप लिया। मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। टीएझू के पिता अब अपना गुस्सा और नहीं रोक पाए। उन्होंने एक कुर्सी उठा ली। टीएझू के फोर्थ अंकल जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने उन्हें रोका और धीरे से कहा, भाई, जोश में होश मत खोना। बड़े भाई के पास बहुत सारे नौकर हैं, मेरी बात सुनो, उससे उलझने का कोई फायदा नहीं है। टीएझू के फोर्थ अंकल ने वांग तियानशान को घूरा और कहा, बड़े भाई, क्या ये बात करने का कोई तरीका है? मैं अब ये नहीं सुनूंगा। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे दूसरे भाई की बेइज्जती करने की तो मुझे परिवार के रिश्तों की परवाह न करने के लिए दोष मत देना। भले ही वांग परिवार बड़ा है, लेकिन मैंने अपने सफर के दौरान बहुत से दोस्त बनाए हैं। मुझे सब कुछ जलाने के लिए मजबूर मत करो। वांग तियानशान कुछ शब्द बुदबुदाया। वो अब भी रसूखदार फोर्थ ब्रदर से डरता था। लाओसी, जो तुम कह रहे हो वो गलत है। हम ये कहने में गलत नहीं है कि लाओ टू के बेटे में कोई टैलेंट नहीं है। हम बड़ों के लिए छोटों को डांटने में क्या बुराई है? तुम जो कह रहे हो वो बहुत गलत है। परिवार के तीसरे सबसे बड़े चाचा ने असंतोष से कहा। बिल्कुल सही चौथे भाई, हम तुम्हारी तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि तुमने अपनी जगह दूसरे भाई को दे दी थी। वांग जुओ ने जो कहा वो सही था। तुम्हारा बेटा टीएझू से ज्यादा ताकतवर है। वो वाकई में इमॉर्टल्स द्वारा चुन लिया गया होता। टीएझू के पांचवें भाई ने पास से बात जोड़ी। वांग जुओ ने घमंडी मुस्कान के साथ मजाक उड़ाया। उनका परिवार ये सब खुद ही अपने ऊपर लाया है। मेरे पिता और मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। ये बेकार परिवार गधे की तरह जिद्दी है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। वांग हाओ ने पीले चेहरे के साथ कहा, टीएझू, वो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वांग हाओ के पिता ने उसे गुस्से भरी नजर दी। उसने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया और उसके बाद वो चुप रहा। टीएझू के चौथे चाचा ने एक गहरी आह भरी और कहा, जो कोई भी इस बात को दोबारा उठाएगा, इसका मतलब है कि वो मेरे खिलाफ है। इस बात को यहीं खत्म करो। टीएझू का ना चुना जाना सिर्फ ये कहा जा सकता है कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और कुछ नहीं। टीएझू, दिल छोटा मत करो। तुम किसी भी चीज के लिए अपने चौथे चाचा के पास आ सकते हो।
इमॉर्टल सेक्ट्स में मेरा कोई बस नहीं चलता, लेकिन जब बात मामूली सेक्ट्स की आती है तो तुम्हारे चाचा के पास तुम्हें अंदर करवाने की कुछ काबिलियत है। तुम मेरे बेटे हुजी के साथ जा सकते हो। मैंने हमेशा उसे ट्रेनिंग के लिए एक सेक्ट में भेजने का प्लान बनाया था। वोंग जुओ ये सुनकर हंसा। उसने नफरत से कहा, टीएचू, मैं कहता हूं कि चौथे चाचा के साथ जाओ। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम उन्हें बता सकते हो कि तुम वही कचरा हो जिसे इमॉर्टल्स ने रिजेक्ट कर दिया था। वे शायद तुम्हें वाकई में ले लें। वोंग लिन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसने चारों तरफ देखा और आसपास के सभी रिश्तेदारों को घूर कर देखा। जब उसकी नज़र आखिर में वोंग जुओ पर पड़ी तो उसने कहा, वोंग जुओ, मेरी बात याद रखना, मैं वोंग लिन निश्चित रूप से एक इमॉर्टल स्कूल में दाखिल होऊंगा। मैं ये भी कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने और तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार की बेइज्जती कैसे की थी। वोंग जुओ टीएचू की बातें सुनकर हंसा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, चौथे चाचा वोंग जुओ पर चिल्लाए, तुम बहुत बोलने वाले छोटे बच्चे, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। फिर देखते हैं कि इमॉर्टल्स तुम्हें अभी भी चाहते हैं या नहीं। वोंग जुओ के पिता अचानक पीले पड़ गए। वे जल्दी से वोंग जुओ के सामने आ गए। चौथे भाई, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। आसपास के सभी रिश्तेदारों के चेहरों पर एक ठंडी मुस्कान थी जब वे अपने सामने हो रही इन घटनाओं को देख रहे थे। चौथे चाचा हंसे। उनकी आंखों में एक सख्त नज़र थी। उन्होंने धीमी और गहरी आवाज में कहा, वाकई भाई, मेरी हिम्मत नहीं होगी। टीएचू के पिता जल्दी से अपने चौथे भाई को पीछे खींचने के लिए आगे बढ़े। चौथे भाई, अपने दूसरे भाई की बात सुनो। तुम्हारे घर पर पत्नी और बच्चे हैं, ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं हमेशा याद रखूंगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। बस मेरे परिवार को घर ले चलो। चौथे चाचा ने वोंग जुओ के पिता को घूर कर देखा। फिर उन्होंने अपने दूसरे भाई की बात मानकर सिर हिलाया और टीएचू और उसके परिवार के साथ घर से निकल गए। दूर से भी वोंग लिन आंगन में रिश्तेदारों को अपना और अपने परिवार का मजाक उड़ाते हुए सुन सकता था। पूरा परिवार चौथे चाचा की कैरेज में बैठकर घर जा रहा था। कैरेज के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। टीएचू के पिता ने धीरे से एक आह भरी। ये कहना गलत होगा कि उन्हें निराशा नहीं हुई थी, लेकिन टीएचू फिर भी उनका बेटा था। उन्होंने आखिरकार सन्नाटा तोड़ा। टीएचू, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? जब मुझे पहले घर से निकाला गया था तब मैं तुमसे कहीं ज्यादा दुखी था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपने पिता की बात सुनो, घर जाओ और पढ़ाई करो। अगले साल के डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में अच्छे नतीजे की कोशिश करो। अगर तुम्हारा मन पढ़ने का ना हो तो चौथे चाचा के साथ जाकर आराम करो। टीएचू की माँ ने अपने बेटे को प्यार से देखा और उसे तसल्ली दी, टीएचू, कोई बेवकूफ़ी मत करना, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीना नहीं चाहूंगी। तुम्हें मजबूत बनना होगा। जैसे ही वे बात कर रही थीं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वोंग लिन ने अपने माता पिता की तरफ देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, माता, आप बेफिक्र रहें, मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक प्लान है। टीएचू की माँ ने उसे गले लगा लिया। उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए उन्होंने कहा, टीएचू, सब खत्म हो गया, हम इस बात को भूल जाएंगे। अपनी माँ की प्यार भरी बाहों में टीएचू का जख्मी दिल धीरे धीरे ठीक हो रहा था। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बाद वो बहुत थक गया था। जैसे जैसे कैरेज ऊपर नीचे उछल रही थी, टीएचू धीरे धीरे सो गया। उसने एक सपना देखा। उसने सपना देखा कि वो एक इमॉर्टल है और अपने माता पिता के साथ आसमान में उड़ रहा है। जब टीएचू सोकर उठा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। उसने अपने आसपास के जाने पहचाने कमरे को देखते हुए एक हल्की आह भरी। उसका दिल पक्का था। घर छोड़ने से पहले उसने अपने सोते हुए माता पिता को काफ़ी देर तक गहराई से देखा। उसने एक पेन और कागज़ उठाया और एक खत लिखा। काफ़ी सूखा खाना लेने के बाद वो अपने रास्ते पर निकल पड़ा। मैं इमॉर्टल बनने के रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। मुझे एक बार फिर हैंगवेल सेक्ट में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वे मुझे अभी भी स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे कम से कम दूसरे इमॉर्टल सेक्ट्स की जगह ढूंढनी होगी। वोंग लिन की आंखें हिम्मत से भरी हुई थीं जब उसने सिर्फ एक बैग लेकर पहाड़ी गांव छोड़ दिया। चांद की रोशनी से सजे रास्ते और सितारों से दिशा पहचानते हुए वोंग लिन आगे बढ़ा और सिर्फ उसकी लंबी परछाई उसके साथ थी। 3 दिन बीत चुके थे। वोंग लिन एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। उसने अपनी आंखें तब खोली थीं जब वो यंग इमॉर्टल उसे ले जा रहा था। उसे अभी भी अंदाजा था कि वो किस दिशा में था। पूर्व की ओर बढ़ते हुए वोंग लिन ने उन घास फूस को नज़रअंदाज कर दिया जो उसके दोनों पैरों को काट रही थी। वो आगे बढ़ता रहा। 1 हफ्ते के बाद वो पहाड़ों के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल हो चुका था। किस्मत से यहाँ कोई इंसान खाने वाले जंगली जानवर नहीं थे। वोंग लिन सावधानी से अपने रास्ते पर चलता रहा। आज जब उसने ऊपर देखा तो वो आखिरकार एक अलग पहाड़ी की चोटी से उन जाने पहचाने धुंधले पहाड़ों को देख पा रहा था। टीएचू इस वक्त पूरी तरह थक चुका था। उसने थोड़ा सूखा खाना निकाला और हैंगवेल सेक्ट के प्रवेश द्वार को देखते हुए कुछ निवाले खाए। वोंग लिन की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। जब उसने अपने पीछे एक जंगली जानवर के सांस लेने की आवाज़ सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा और डर के मारे उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया।
एक बड़े सफेद बाघ जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, उसकी वजह से वहां की हवा भारी महसूस हो रही थी। उसके मुंह के किनारे से लार टपक रही थी और जमीन पर गिरते ही टपकने की आवाजें आ रही थी। वो बाघ दहाड़ा और उसने हमला कर दिया। वोंग लिन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई और बिना हिचकिचाए वो एक चट्टान के किनारे से नीचे कूद गया। जब वो तेजी से नीचे गिर रहा था तो उसने अपने चेहरे पर हवा महसूस की। वो अपने माता पिता की आंखों की उम्मीदों को याद किए बिना नहीं रह पाया और साथ ही उन सभी रिश्तेदारों को जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। पिताजी, माता, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बात नहीं मानी, ये आखिरी विदाई है। चट्टान की दीवार पर बहुत सारी टहनियां थीं। वोंग लिन का शरीर टहनियों से कट रहा था क्योंकि वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। कुछ ही पलों बाद नीचे गिरते समय वोंग लिन को एक बहुत बड़ी ताकत ने अपनी तरफ खींचते हुए महसूस हुआ। वोंग लिन का अपने शरीर पर कोई काबू नहीं था जब वो ताकत उसे खींच रही थी। इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, वो एक गुफा के अंदर था जिसे चट्टान की दीवार पर तराशा गया था। उसे महसूस हुआ कि वो ताकत लगातार उसके शरीर को दीवार के खिलाफ खींच रही है और काफी देर बाद वो ताकत आखिरकार गायब हो गई और वो दीवार से नीचे गिर पड़ा। होश में आने में उसे काफी समय लगा। जब टीएचू ने वापस उठने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसके कपड़े फटे हुए थे और टहनियों की वजह से उसके पूरे शरीर पर खरोंचें आ गई थीं। उसके सूजे हुए दाएं हाथ से बहुत दर्द हो रहा था। पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बह रही थीं जो उसके शरीर के हर हिस्से पर चिपक रही थीं। वोंग लिन ने अपने हाथ को छुआ लेकिन वो बता नहीं पा रहा था कि हड्डियां टूटी हैं या नहीं। ये चोट यकीनन उसे तब लगी थी जब वो दीवार से टकराया था। टाईजू का चेहरा पीला पड़ गया था जब वो उठा और उसने आसपास देखा। उसने पाया कि वो एक छोटी सी कुदरती गुफा के अंदर था। गुफा के प्रवेश द्वार से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी जिससे पता चला कि फर्श पक्षियों और जानवरों की हड्डियों से भरा हुआ था। उसके पीछे की दीवार पर मुट्ठी के आकार का एक काला छेद था। वो नहीं बता सकता था कि ये छोटा छेद कितना गहरा था, लेकिन करीब से देखने पर एक रहस्य सुलझ गया। उसे गुफा के अंदर खींचने वाली ताकत इसी छेद से आई थी। वे जानवर जिनकी हड्डियां यहाँ बिखरी हुई थीं, उन्हें भी उसकी तरह ही अंदर खींचा गया था। छेद से होने वाली खिंचाव यानी सक्शन अचानक होने वाली चीज होनी चाहिए थी। गिरते समय जिस पल वो इस गुफा के सामने आया, उस रहस्यमयी छेद ने उसे अंदर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। टाईजू अपने दाएं हाथ के दर्द को सहते हुए गुफा से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी जमीन पर पड़ी हड्डियां अचानक छेद की तरफ खिसकने लगीं। उसने बिना एक पल की देरी किए गुफा के कोने की तरफ लुढ़क कर खुद को बचाया क्योंकि उसे अपने पीछे तेज हवा महसूस हुई। छोटे से छेद से अचानक एक ऐसी खिंचाव वाली ताकत आई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सारी हड्डियां खड़खड़ाईं और छेद की तरफ उड़ने लगीं। कुछ बड़ी हड्डियां दीवार पर अटक गईं और उन्होंने छोटे छेद को बंद कर दिया। उसी पल एक पक्षी गुफा के प्रवेश द्वार के पास से उड़ते हुए अंदर खिंच गया। वो हवा में तेजी से घूमा और गुफा की दीवार से जाकर टकरा गया। करीब 1 घंटे के बाद खिंचाव रुक गया। वांग लिन डरी हुई नजरों से उस मरे हुए पक्षी को देखने लगा। उसने अपने शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाया, बस चुपचाप बैठा रहा और समय का हिसाब लगाता रहा। आधे घंटे बाद खिंचाव फिर से शुरू हो गया। ऐसा कई बार हुआ। वांग लिन ने उस अजीब से खिंचाव वाले छेद के समय को समझ लिया था। ये हर 30 मिनट में शुरू होता था और 60 मिनट तक चलता था। खिंचाव के बीच के समय का फायदा उठाते हुए वांग लिन दर्द के साथ गुफा के प्रवेश द्वार की तरफ रेंगता हुआ गया। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। उसके नीचे एक जंगल था और मुश्किल से दिखाई देने वाली जमीन पत्थरों से भरी हुई थी। चट्टान बहुत सीधी और खड़ी थी। उसके टूटे हुए हाथ के साथ नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। जमीन से उसकी दूरी कई दर्जन मीटर से ज्यादा थी। अगर उसने नीचे कूदने की कोशिश की तो ये पक्का उसका अंत होगा। खाने से भरा बैग पहाड़ की चोटी पर ही रह गया था और उसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं था। इस वक्त खाना सबसे बड़ी समस्या थी जिसे उसे सुलझाना था। जब वो सोच ही रहा था, उसे अचानक खिंचाव के समय की याद आई और वो गुफा के कोने में वापस भाग गया। बाहर की दुनिया में समय तेजी से बीतता लग रहा था। वांग लिन महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है। उसके हाथ में कोई जान नहीं बची थी। वो पूरी तरह सुन्न हो गया था। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए खुद से कहा, यहाँ फंसे रहने का मतलब है तड़प तड़प कर मरना, लेकिन नीचे कूदने का मतलब होगा तुरंत मौत। उसने उस खून से लथपथ पक्षी को देखा जो पहले अंदर खिंचाया था। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो उसके पास गया, उसे उठाया और न चाहते हुए एक टुकड़ा खा लिया। इसका स्वाद बहुत खराब था। जैसे ही कच्चे मांस का स्वाद उसके मुंह में फैला, उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी उसे खाना जारी रखा। उसने मांस को मुश्किल से चबाया और उसे लगभग पूरा ही निगल लिया। टाईजू ने अपने पेट में गर्माहट महसूस की। उसने मांस को तेजी से बड़े टुकड़ों में खाया। फिर वो खड़ा हुआ और खुद को उल्टी करने से रोकने के लिए एक लंबी सांस ली।
उसने पक्षी के बचे हुए हिस्से को एक तरफ फेंक दिया और गुफा की दीवार के सहारे बैठ गया। उसका दिमाग भटकने लगा। एक पल वो अपने माता पिता के बारे में सोचता, एक पल अपने चौथे चाचा के बारे में, एक पल अपने रिश्तेदारों के मजाक उड़ाने वाले चेहरों के बारे में, और एक पल उसने हैंग यूएट संग के काले कपड़ों वाले अधेड़ उम्र के आदमी की ठंडी नजरों के बारे में भी सोचा। खोया सा वांग लिन ने उस आधे खाए हुए पक्षी को देखा। बिना पलक झपकाए उसने करीब से देखने के लिए उस मरे हुए पक्षी को उठाया। उसने देखा कि पक्षी के अंदर बच्चे की मुट्ठी के आकार का एक लाल मोती था। वो बहुत हैरान हुआ जब उसने उसे पक्षी के अंदर से बाहर निकाला। इस पक्षी के शरीर में एक मोती क्यों था? वांग लिन का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने उस किताब के बारे में सोचा जो उसके गांव के शिक्षक ने उसे एक बार दिखाई थी। कुछ जानवर बहुत लंबे समय तक जीते हैं और उनके शरीर के अंदर डांटियन नाम की कोई चीज बन जाती है। अगर कोई डांटियन खा ले तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी और उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि कटे हुए हाथ पैर भी वापस आ जाएंगे। जब उसने वो जानकारी देखी थी तो उसे यकीन नहीं हुआ था और मन ही मन उसने इसका मजाक उड़ाया था। लेकिन अब इमॉर्टल से मिलने के बाद वो कहानियों और किस्सों पर थोड़ा और यकीन करने लगा था। वांग लिन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वो बाहर निकल आएगा। अगर ये मोती वाकई वही डांटियन था जिसका किताब में जिक्र था, तो इसे खाने से न सिर्फ उसके जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे बल्कि यहाँ से निकलना भी आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि हैंग यूएट संघ में शामिल होने का टेस्ट पास करना भी मुमकिन होगा। कम से कम वो परसिवियरेंस टेस्ट तो पास कर ही लेगा। लेकिन वो मोती बहुत सख्त था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे खाया जा सकता है। उसने अपने शरीर के फटे हुए कपड़ों का इस्तेमाल करके उसे साफ किया, जिससे उसका असली रंग वापस आ गया। 5 बादलों की नक्काशी वाला एक भूरा मोती सामने आया। ये बहुत पुराना लग रहा था। वांग लिन बहुत निराश हुआ। वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने मोती को एक बार काट कर देखा, फिर चुपचाप खुद पर हंसा। टाइजू, तुम भी क्या सोच रहे हो? भला ऐसे ही उड़कर आने वाले किसी भी पक्षी के पास डांटियन कैसे हो सकता है? वांग लिन ने एक लंबी सांस ली। बाहर पहले से ही अंधेरा हो चुका था। वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और जमीन पर बिखरी हड्डियों और उस मोती के साथ ही सो गया। चूंकि अभी पतझड़ का समय था, इसलिए तापमान बहुत तेजी से गिर गया, खासकर पहाड़ी इलाके में। ठंडी हवा वांग लिन के शरीर में समाने लगी। वो सिमट कर सो गया और रात तेजी से बीत गई। अगली सुबह सूरज उगते ही गुफा के बाहर से रोशनी अंदर आई। वांग लिन के पास पड़े मोती से ओस की कुछ चमकती हुई बूंदें निकली। जैसे ही ओस जमा हुई, वो पास की हड्डियों पर गिरने लगी। थोड़ी देर बाद वांग लिन जाग उठा। न सिर्फ उसका हाथ अभी भी सूजा हुआ था, बल्कि उसकी हालत और खराब लग रही थी। वांग लिन फर्श पर बैठ गया। वो बहुत उदास महसूस कर रहा था। वांग लिन ने खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा, क्या मैं यहाँ अपनी पूरी जिंदगी फंसा रहूंगा? उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और हड्डियों पर जमा ओस को देखा। चूंकि वो प्यासा था, उसने सावधानी से कुछ हड्डियां उठाईं और उन पर से ओस चाट ली। ओस का मीठा स्वाद काफी अच्छा था। वो नहीं बता सकता था कि ये उसका वहम है या नहीं, लेकिन उसे पीने के बाद उसका पूरा शरीर गर्म और आरामदायक महसूस होने लगा, खासकर उसके हाथ की चोट। जैसे ही सूजन कम हुई, उसे आराम और हल्की खुजली महसूस हुई। वांग लिन ने अपनी आंखें मली और अपने हाथ को करीब से देखा। सूजन वाकई कम हो गई थी। उसने जल्दी से अपने आसपास की हड्डियों को देखा, लेकिन उसे किसी और पर ओस नहीं मिली। इसी पल उसका ध्यान मोती पर गया और उस पर ओस की बूंदें देखी। उसे याद आया कि जिन हड्डियों पर ओस थी, वे सब मोती के पास ही थीं। उसने तेजी से धड़कते दिल के साथ धीरे से मोती को उठाया और ओस को बराबर फैलाने के लिए मोती को अपने हाथ पर घुमाया। हाथ से ठंडक और ताजगी जैसा एहसास होने लगा। वांग लिन बिना पलक झपकाए अपने हाथ को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चमक उठी। हाथ की सूजन कम हो गई थी। उसने हाथ हिलाने की कोशिश की, हालांकि अभी भी थोड़ा दर्द था, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये पत्थर का मोती पक्का कोई खजाना है।